वेलकम स्टोरी रिकैप लवर। आज हम जिस मूवी का रिकैप करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है जंगई। इसे हाल ही में नेटफ्लिक्स सीरीज पर रिलीज किया गया था और ये एक साइंस फिक्शन एक्शन मूवी है। तो बिना देरी के चलिए शुरू करते हैं इस मूवी के स्टोरी का रिकैप। मूवी स्टार्ट होती है और हमें वॉर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम कैप्टन मिस्यून नाम के एक सोल्जर को देखते हैं जो जख्मी हालत में एक जगह पर पड़ी हुई थी कि तभी उसे होश आता है और वो देखती है कि उसके चारों तरफ काफी सारे रोबोट आर्मी उसे मारने आ रहे हैं। पर खुद को बचाने के लिए वो उन सभी रोबोट से बहुत ही बहादुरी से मुकाबला करती है और एक एक करके रोबोट की आर्मी के सोल्जर को कड़ी टक्कर देने लगती है। और तभी उसके सामने रोबोट आर्मी का सबसे ताकतवर हथियार जिम्बो आ जाता है और वो आते के साथ ही उन सभी पर मिसाइलों से हमला कर देता है। और कैप्टन मिस्यून खुद को बचाने के लिए तेजी से भागने लगती है और एक जगह जाकर छुप जाती है। पर जिम्बो भी काफी होशियार था, वो कैप्टन मिस्यून को ढूंढ लेता है और उस पर हमला कर देता है। पर उसे नहीं पता था कि मिस्यून ने यहाँ उसके लिए एक प्लान बना रखा है, इसलिए जैसे ही जिम्बो कैप्टन पर हमला करता है वो उसे एक ट्रैप में फंसा देती है और एक कार के पीछे से होकर उसे मारने के लिए निशाना लगाने लगती है। पर तभी कैप्टन को कुछ दिखाई देता है जिससे उनका ध्यान भटक जाता है, जिससे मौका पाकर एक रोबोट सोल्जर्स उनके हाथ पर गोली मार देता है। अब गोली लगने से मिस्यून का हाथ काफी डैमेज हो जाता है और ये देखकर मिस्यून काफी शॉक्ड हो जाती है, मानो कि उन्हें अभी ही पता चला था कि वह एक रोबोट है। और ऐसा क्यों है यह आपको आगे पता चलेगा। और तभी हम देखते हैं कि कैप्टन मिस्यून जहाँ रोबोट आर्मी का सामना कर रही थी, असल में ये जगह एक आर्टिफिशियल क्रिएटेड वॉर रूम है जिसे वॉर के माहौल को टेस्ट करने के लिए बनाया गया था। अब उस कमरे में कुछ साइंटिस्ट आते हैं और एक दूसरे से बात करते हैं कि ये सोल्जर हर बार इसी लेवल पर आकर रुक जाती है, ये कभी इस लेवल को पार ही नहीं कर पाती। कि तभी उस कमरे में एक और साइंटिस्ट की एंट्री होती है जिसका नाम जॉनसन होता है। जॉनसन अंदर आने के साथ ही उन सभी लोगों से कहती है कि आज का काम हमारा यहीं खत्म हुआ, मिस्यून को उनके लैब में ले जाओ। जिसके बाद ये सभी लोग कैप्टन मिस्यून को अपने साथ ले जाते हैं और उन्हें एक कमरे में ले जाकर डिसमेंटल कर देते हैं और उनके अपर बॉडी को टेस्ट के लिए भेज देते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम इस जगह के डायरेक्टर सांगू को देखते हैं जो किसी के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था और उन सभी के लिए काफी अच्छे से तैयारियां भी कर रहा था, क्योंकि आने वाला कोई और नहीं बल्कि इस देश का सबसे बड़ा आर्मी चीफ ऑफिसर था, जिन्हें सांगू को अपनी कंपनी के बनाए हाल ही ट्रेंड एआई रोबोट को बेचना था और ये मौका वो किसी भी हालत में नहीं छोड़ना चाहता था, इसीलिए वो इतनी तैयारियां भी कर रहा था। और जब आर्मी ऑफिसर वहां पहुंचते हैं तो सांगू उन्हें अपना प्रेजेंटेशन देता है और उन्हें एक वीडियो भी दिखाता है और इस वीडियो से हमें पता चलेगा कि यहाँ क्या चल रहा है। सांगू अपनी वीडियो में बताता है कि सन 2135 में अर्थ पर बढ़ते समुद्री स्तर और संसाधनों की कमी के कारण ह्यूमंस को जिंदा रहने के लिए नए तरीके खोजने पड़े, इसीलिए इंसानियत ने अंतरिक्ष में ठिकाना बनाने का फैसला किया और वह इसमें सफल भी रहे। पर कुछ ही सालों बाद अंतरिक्ष में रह रहे कुछ देशों ने खुद को अलग घोषित कर दिया और आपस में ही एक ग्रह युद्ध छेड़ दिया और उसी की वजह से एंड्रियस और संयुक्त शक्ति के बीच भयानक युद्ध होने लगे और ये जंग अभी भी 40 सालों से जारी है। और इसी जंग को खत्म करने के लिए कोरोनाइट कंपनी सालों से एक एडवांस एआई रोबोट बना रही है ताकि वह इस जंग को हमेशा के लिए खत्म कर सके। और यहाँ हमें कैप्टन मिस्यून के बारे में भी बताया जाता है कि वह कोरिया देश की बहुत ही काबिल योद्धा थी जो युद्ध कौशल में किसी का भी मुकाबला कर सकती थी, पर इसलिए उन्हें अपनी पूरी टीम के साथ संयुक्त देश की फ्यूल टैंक के ठिकाने को तबाह करने का मिशन दिया गया। पर मिशन के दौरान गोली लगने की वजह से मिस्यून कोमा में चली गई, जिससे मिशन फेल हो गया। और कोरोनाइट कंपनी ने मिस्यून के परिवार से एक डील की और उन्हें विश्वास दिलाया कि वह कोमा में गए मिस्यून का पूरा ख्याल रखेंगे और बदले में उन्हें इस बात की इजाजत देनी होगी कि वह उनके ब्रेन का इस्तेमाल करके आर्टिफिशियली एआई रोबोट बना सके। और इस बात पर मिस्यून का परिवार भी राजी हो गया और इसी कारण से आज भविष्य में कोरोनाइट कंपनी कैप्टन यून के ब्रेन का इस्तेमाल करके एक ऐसे एआई रोबोट को बना रही है जिससे अभी चल रहे गृह युद्ध को खत्म किया जा सके। और इसीलिए कोरोनाइट कंपनी ने इस प्रोजेक्ट का नाम जंगी रखा है। यहाँ सांगू मिलिट्री ऑफिसर को मिस्यून की बेटी योनसिन से भी मिलवाता है जो इस प्रोजेक्ट को बनाने में काफी उनकी मदद कर रही थी। अब योनसिन इस प्रोजेक्ट के बारे में मिलिट्री ऑफिसर को बताती है कि जब हम मिस्यून के ब्रेन के डाटा को एक रोबोट में ट्रांसफर करते हैं तो वह बिल्कुल मिस्यून के जैसे बन जाती है और उसके अंदर से वो सारी काबिलियत आ जाती है जो मिस्यून में थी। पर ये सुनकर मिलिट्री ऑफिसर कहते हैं कि अगर उस दिन मिस्यून अपना मिशन कंप्लीट कर लेती तो शायद आज तक ये गृह युद्ध 40 सालों तक न चलता। जिस पर योनसिन उन्हें विश्वास दिलाती है कि वह जल्द से जल्द एआई रोबोट को पूरी तरह से तैयार कर देगी, जिससे यह अधूरा मिशन कंप्लीट हो जाएगा और मिस्यून को भी संयुक्त शक्ति के सबसे काबिल योद्धाओं में गिना जाएगा। अब ये सीन शिफ्ट होता है और जॉनसन को उसके कमरे में देखते हैं जहाँ उससे मिलने सांगू आता है और उसे बताता है कि जैसे ही हमारे एआई रोबोट पूरी तरह से तैयार हो जाएंगे तो मिलिट्री के ऑफिसर्स हमें ऑर्डर देना चालू कर देंगे। और ऐसा कहकर सांगू उन्हें एक कप कॉफी देता है जिसे पीने के बाद जॉनसन उससे कहती है कि वह मिस्यून के ब्रेन का इंटरव्यू लेने जा रही है ताकि उसे पता चल सके कि वह वॉर की एक जगह पर आकर क्यों रुक जाती है। और ऐसा कहकर जॉनसन मिस्यून का इंटरव्यू लेने चली जाती है। का वक्त हो गया है,
अब इसके बाद वो इंटरव्यू वाले कमरे में पहुंचती है, जहाँ पर एक साइंटिस्ट मिस्यून के एआई रोबोट को होश में लाता है और उनसे पूछता है कि क्या वो उसे सुन पा रही है। पर मिस्यून जैसे ही होश में आती है वह अपने शरीर को देखकर चीखने चिल्लाने लगती है, क्योंकि उसे अपनी बॉडी में काफी ज्यादा पेन महसूस हो रहा था। और वहीं खड़ी योसन इस बात को समझ जाती है और मिस्यून की बॉडी का पेन अपने डिवाइस की मदद से कम कर देती है। पर मिस्यून को तो अब अपनी बॉडी के पार्ट्स भी महसूस नहीं हो रहे थे, इसलिए वो उन लोगों पर काफी जोर से चिल्लाने लगती है। पर ये देखकर योसन काफी सहम जाती है और मिस्यून के एआई को वापस बेहोश कर देती है और बगल में खड़े साइंटिस्ट से कहती है कि वह उसकी बॉडी को डिसमेंटल कर दे। जिसके बाद एक रोबोट मिस्यून के अंदर से उसका ब्रेन निकाल लेता है और उसकी पूरी बॉडी को डिसमेंटल कर देता है। अब योसन अपने कमरे की तरफ जाने लगती है कि तभी लैब का साइंटिस्ट उससे बात करने की कोशिश करता है और उसे बताता है कि मिस्यून का वह बहुत बड़ा फैन था। वह उन्हें बचपन से ही सुपर हीरो की तरह मानता था। जिस पर योसन उससे कहती है कि उसकी मॉम सिर्फ उसके लिए ही जंग में जाया करती थी, क्योंकि जब वो छोटी बच्ची थी तो उसे कैंसर जैसी गंभीर बीमारी हो गई थी और उनके परिवार के पास इतना पैसा नहीं था कि वह कैंसर जैसी बीमारी का इलाज का खर्चा उठा सके। और इसी कारण से उनकी मॉम कोरोनाइड कंपनी में काम किया करती थी और उनके कहने पर जंग भी लड़ा करती थी। और उसे हमेशा इस बात का डर लगा रहता था कि कहीं उसकी वजह से उसकी मॉम को कुछ हो ना जाए। और इसी कारण से वह उनसे पूछना चाहती थी कि क्या वह उससे कभी नाराज तो नहीं है। पर कोमा में जाने की वजह से वो आज तक ये बात उनसे नहीं पूछ पाई। पर तभी लैब का साइंटिस्ट बोलता है कि आप उस रोबोट से क्यों नहीं पूछ लेती, क्योंकि उसमें भी तो वही सारी फीलिंग्स है जो आपके मॉम के अंदर थी। और ये सुनकर योसन उससे कहती है कि वह बाद में ऐसा जरूर करेगी, पर अभी उसे एथिक टेस्ट के लिए जाना है और इस टेस्ट के लिए वह देर नहीं कर सकती। और ऐसा कहकर वह वहाँ से चली जाती है। अब योसन अपने लैब से बाहर आकर ट्रेन में बैठ जाती है और अपने पास्ट के उस दिन को याद करने लगती है जब उसने अपनी मॉम को आखिरी बार देखा था। असल में यह वो दिन था जब योसन के कैंसर का ऑपरेशन किया जा रहा था और उसकी मॉम उसी दिन जंग लड़ने के लिए जा रही थी और वो अपनी बेटी से वादा करती है कि वह जंग से जल्द लौट कर आएगी और तब तक वो अपना ख्याल रखे। और इसी के साथ ये सीन भी कट हो जाता है। अब हम योसन को एक डॉक्टर के पास देखते हैं, जहां डॉक्टर योसन को बताता है कि उसके शरीर का कैंसर काफी तेजी से फैल रहा है और उसके पास जिंदा रहने के लिए सिर्फ कुछ ही महीने बाकी है। और इसीलिए डॉक्टर उसे सलाह देता है कि वो अपने ब्रेन डाटा को एक प्रोस्थेटिक बॉडी यानी कि एक एआई रोबोट में ट्रांसफर कर दे, क्योंकि कानून ने आजकल उन सभी प्रोस्थेटिक बॉडी को एक ह्यूमन के बराबर अधिकार दे रखे हैं। पर इसमें काफी ज्यादा पैसा लगता है जो कि योसन के पास नहीं था। इसलिए डॉक्टर उनसे कहता है कि वह टाइप सी का प्रोस्थेटिक बॉडी में अपना डाटा ट्रांसफर करवा ले। इसमें उसे मानव अधिकार तो नहीं मिलेगा, पर वह जिंदा जरूर रह पाएगी और ये बिल्कुल फ्री भी है। असल में इस दुनिया में 3 तरह के प्रोस्थेटिक ट्रांसफर किए जाते थे, जिनमें से पहला था टाइप ए, जिसे करने में काफी ज्यादा पैसे लगते थे और उस एआई रोबोट को ह्यूमन के जितना अधिकार भी दिया जाता था। वहीं दूसरी तरफ टाइप 2 था, जिसमें लोगों को अपना ब्रेन डाटा सरकार के साथ शेयर करना पड़ता था और उन्हें ह्यूमन से थोड़ा कम अधिकार दिए जाते थे। वहीं तीसरा था टाइप सी, जिसमें एक कंपनी आपके ब्रेन डाटा को खरीद लेगी और उसे एआई रोबोट में ट्रांसफर कर देगी और उसका इस्तेमाल खुद अपने लिए करेगी। पर इस टाइप सी वाले में आपको ह्यूमन नहीं समझा जाएगा, पर देखा जाए तो आप सिर्फ जिंदा ही रहेंगे और ये तरीका बिल्कुल फ्री भी था। ये सुनने के बाद योसन उससे कहती है कि वह सोचकर बताएगी और ये कहकर वह वहाँ से चली जाती है। और यही टाइप सी का कॉन्ट्रैक्ट योसन की दादी ने उसकी माँ के कोमा में जाने के बाद कोरोनाइड कंपनी के साथ किया था और इसीलिए कोरोनाइड कंपनी आज योसन की माँ को इतने सारे क्लोन बना रही है और उसे बेच भी रही है। अगले दिन फिर से योसन एक न्यू एआई रोबोट में अपनी मॉम का ब्रेन डाटा डालती है ताकि वो उसका टेस्ट कर सके। पर तभी लैब में बैठा सांगू सभी से कहता है कि वह रोज रोज के इस एक जैसे टेस्ट से परेशान हो चुका है, उसे कुछ टेस्ट में बदलाव करने चाहिए ताकि उनका परीक्षण जल्द से जल्द सफल हो। और ऐसा कहकर वो साइंटिस्टों से कहता है कि वह मिस्यून की एक टांग पर गोली मार दे, जिससे वहाँ मौजूद साइंटिस्ट ऐसा ही करते हैं। वह मिस्यून की टांग पर एक गोली मार देते हैं और जब मिस्यून को वो टेस्ट के लिए होश में लाया जाता है तो उनके सामने काफी सारे रोबोट आ जाते हैं। और मिस्यून घायल होने के बाद भी हार नहीं मानती और उन सभी रोबोट से लड़ने लगती है। पर लड़ाई के दौरान एक रोबोट मिस्यून को काफी बुरी तरह से पकड़ लेता है और उसे लगभग मारने ही वाला होता है। पर तभी लैब में बैठे साइंटिस्टों को उसके ब्रेन में एक अलग सिग्नल आने का सिग्नल मिलता है और वो देखते हैं कि मिस्यून का एआई रोबोट इस बार अपने ब्रेन के उस हिस्से का इस्तेमाल कर रहा है जिसका उसने अभी तक नहीं किया था। कि तभी एक रोबोट मिस्यून के सर पर गोली मार देता है, जिससे मिस्यून वहीं बंद पड़ जाती है। और ये देखकर सांगू सभी साइंटिस्टों पर चिल्लाने लगता है और उनसे कहता है कि वह जल्द से जल्द मिस्यून को इंटरव्यू सेक्शन में लेकर आए, क्योंकि वो मिस्यून से खुद ही पर्सनली सवाल करेगा। और ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है। पर आगे जाने पर उसे पता चलता है कि इस कंपनी के प्रेसिडेंट उससे मिलने आए हैं और इसीलिए वो अपने साथ योसन को भी ले जाता है। पर जैसे ही सांगू प्रेसिडेंट के कमरे में जाता है वह फ्रीज हो जाता है और इस बात से हमें पता चलता है कि सांगू भी एक एआई रोबोट है, पर उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं है। तभी प्रेसिडेंट बाहर आते हैं और योसन से उसके चल रहे प्रोजेक्ट बारे में पूछते हैं और उससे कहते हैं कि वो अपने प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द बंद कर दे, क्योंकि एंड्रेस ग्रह का ग्रह युद्ध समाप्त होने के नजदीक है और जब ग्रह युद्ध समाप्त हो जाएगा तो एआई रोबोट की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी।
बढ़ेगी और इसीलिए वो चाहते हैं कि अब एआई रोबोट को वॉर के लिए न तैयार करके इस ढंग से तैयार किया जाए कि केवल लोगों की रोजमर्रा जिंदगी में वो उनके हाथ बढ़ा सके। यहाँ प्रेसिडेंट उसे ये भी बताते हैं कि उन्होंने सबसे पहले एआई रोबोट में अपने खुद का ही ब्रेन डाटा डाला था ताकि वह हमेशा जिंदा रह सके और ऐसा करने में वो सफल भी हुए। पर उसे देखकर उन्हें ऐसी फीलिंग नहीं आती कि वो उनका ही अंश है। और यह सुनकर योनसिन उससे कहती है कि वह प्रोजेक्ट को पूरा करना चाहती है, पर प्रेसिडेंट उसे साफ मना कर देते हैं और उससे कहते हैं कि उसके पास कुछ ही दिनों का वक्त है। और ऐसा कहकर वो सांगू को एक्टिवेट कर देते हैं। और जैसे ही सांगू एक्टिवेट होता है वह प्रेसिडेंट को देखकर कहता है कि क्या आप दीवार में से निकल कर आए हो। और ये सुनकर प्रेसिडेंट हंस देते हैं और उससे बातें करने लगते हैं और इसी के साथ ये सीन यहीं कट हो जाता है। अब सांगू रोबोट से बात करने के लिए इंटरव्यू सेक्शन में जाता है जहाँ साइंटिस्ट मिसियोन को होश में लाते हैं। पर तभी सांगू उन्हें देखकर साइंटिस्ट से कहता है कि वह उसके एक हाथ काट दे ताकि उसे दर्द हो और वह उसके सवालों का जवाब आसानी से दे सके। और सांगू का ऑर्डर सुनकर साइंटिस्ट भी ऐसा ही करते हैं। वह मिसियोन के एक हाथ को बड़ी बेरहमी से काट देते हैं जिससे मिसियोन को काफी ज्यादा तकलीफ होने लगती है और वह चीखने चिल्लाने लगती है। पर ये देखकर योनसिन को काफी ज्यादा बुरा लगता है और वह अपने डिवाइस की मदद से मिसियोन को डीएक्टिवेट कर देती है, जिससे सांगू पागल हो जाता है और अपनी गन निकाल कर योनसिन पर तान देता है और उसे एआई को एक्टिवेट करने के लिए कहता है। और योनसिन उसकी बात नहीं मानती और ऐसा करने से साफ मना कर देती है कि तभी उस कमरे में एक साइंटिस्ट आ जाती है और वो सांगू से कहती है कि उसे प्रेसिडेंट ने हेड ऑफिस में बुलाया है। और ये सुनने के बाद सांगू गुस्से में वहाँ से चला जाता है। अब जब प्रोजेक्ट बंद होने वाला था तो योनसिन चाहती थी कि वह जल्द से जल्द उस एआई रोबोट को कंप्लीट कर ले ताकि वह उसे आजाद कर सके। पर तभी एक दिन वो एक साइंटिस्ट को अपनी मॉम के साथ टपाटप करते देख लेती है और ये देखकर योनसिन का पारा चढ़ जाता है और उसे पकड़कर पीटने लगती है। पर तभी वो साइंटिस्ट उससे बताता है कि ये सब करने के लिए उसे कंपनी ने कहा था, क्योंकि डायरेक्टर का आदेश है कि अब इन रोबोट्स को सेक्स वर्कर की तरह तैयार करके इन्हें मार्केट में अच्छे दामों पर बेचा जाएगा। और ये सुनकर योनसिन की आंखों में आंसू छलक पड़ते हैं और वो डिसाइड करती है कि वह जल्द से जल्द अपनी मॉम की एआई को आजाद कर देगी। और इसके लिए वह इंटरव्यू रूम में जाती है और वहाँ अपनी मॉम की एआई रोबोट को होश में ले आती है और साथ ही में उनके शरीर में हो रहे दर्द को कम करती है और उनसे बातें करने की कोशिश भी करती है और उनसे कहती है कि दुश्मन देश के सोल्जर ने आपको बहुत ही ज्यादा टॉर्चर किया था पर अब आप पूरी तरह से ठीक है। ये सुनकर मिसियोन अपनी बेटी के बारे में योनसिन से पूछती है, जिस पर वह उसे बताती है कि वह बिल्कुल ठीक है, उसका ऑपरेशन भी सक्सेसफुल रहा। ये सुनकर मिसियोन को काफी रिलीफ पहुंचता है और वो योनसिन से बताती है कि ऑपरेशन के थिएटर में जाने से पहले उसकी बेटी ने उन्हें एक प्यारी मासूम सी गुड़िया दी थी जो बिल्कुल उसकी तरह दिखती थी। पर जंग के दौरान वह गुड़िया उसके हाथों से खो गई और यही कारण था कि जंग में डॉल देखते के साथ ही उसकी बेटी की याद आ जाती थी और वो अपना नियंत्रण खो देती थी और इसी कारण से वो बार बार उसी जगह पर जाकर रुक जाती थी। और ये सुनकर योनसिन काफी ज्यादा रोने लगती है और वो सोचती है कि उसकी मॉम उससे कितना ज्यादा प्यार करती थी। और इसीलिए जब अगले दिन एआई रोबोट को आखिरी टेस्ट के लिए वॉरलैब में ले जाया जाता है तो योनसिन अपने डिवाइस का इस्तेमाल करके मिसियोन को पहले ही होश मिला देती है और उसे पूरी सच्चाई भी बता देती है और उन्हें कहती है कि इस जंग के ट्रायल के बाद उन्हें फिर से कोमा में भेज दिया जाएगा और अगर उसे अपनी बेटी से मिलना है तो उसे उसकी बातें माननी होगी। और इसी के साथ ये सीन भी यहीं कट हो जाता है और मिसियोन को हम वापस से जंग में शामिल होता देखते हैं और उसके साथ फिर से वही सीन क्रिएट होता है जो पहले भी हुआ था और इस बार भी मिसियोन को गोली लगती है और वो बेहोश हो जाती है। पर ये सीन सांगू कंप्यूटर पर देख रहा होता है और जब मिसियोन इस बार भी इस जाल को पार नहीं कर पाती तो वो गुस्से में पागल होकर लैब से बाहर निकल जाता है और चीखने चिल्लाना शुरू कर देता है। इधर वॉर रूम में साइंटिस्ट आते हैं और मिसियोन को होश में लाते हैं और उसे अपने साथ चलने का कमांड देते हैं और मिसियोन भी उनके कमांड को मानने का नाटक करती है और उनके साथ जाने लगती है। पर तभी इधर सांगू को शक हो जाता है और वह अपने लैब में भागकर वापस आता है और वह अपने टीम मेंबर से कहता है कि वह वॉर रूम का वापस से फुटेज प्ले करे। और जब वो फुटेज इस बार देखता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। असल में जब गोली चली थी तो इस बार मिसियोन को गोली नहीं लगी बल्कि वो सिर्फ गोली लगने का नाटक कर रही थी। और ये देखकर सांगू समझ जाता है कि मिसियोन भागने की कोशिश कर रही है, इसलिए वो अपनी कंपनी का इमरजेंसी अलार्म बजा देता है और साथ ही में मिसियोन को मारने के लिए अपने सारे एआई ट्रेन रोबोट भेज देता है। इधर मिसियोन को डिसमेंटल करने के लिए साइंटिस्ट उसे एक कमरे के पास ले जाते हैं जहाँ जाते के साथ ही मिसियोन उन पर हमला कर देती है और उन्हें बेहोश कर वहाँ से भाग जाती है। वहीं दूसरी तरफ योनसिन भी इंटरव्यू रूम में पहुंचकर मिसियोन के ब्रेन का डाटा कंपनी के सर्वर से पूरी तरह से डिलीट कर देती है ताकि भविष्य में ये कंपनी उस डाटा का इस्तेमाल करके कोई और एआई रोबोट ना बना सके। और ऐसा करने के बाद वह सीधा मिसियोन की तरफ जाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ मिसियोन भी भागते हुए एक कमरे में पहुंच जाती है जहां वो देखती है कि इस कंपनी ने उसके कई सारे क्लोन बना रखे हैं कि तभी वहां रोबोट आर्मी पीछे से आ जाती है और वो उस पर हमला कर देती है। यहाँ मिसियोन अपने आप को बचाने के लिए उन सभी के साथ लड़ाई करती है और उन पर लात घूसों की बरसात कर देती है। और आर्मी रोबोट की संख्या बहुत ज्यादा थी और लड़ने की क्षमता में भी वो मिसियोन से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, इसलिए वो मिसियोन पर भी भारी पड़ते हैं। और इसी लड़ाई के दौरान एक रोबोट मिसियोन को लगभग मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ योनसिन आ जाती है और वह उस एआई रोबोट को ऑफ कर देती है
है, जिससे मिस्योन की जान बच जाती है। अब योनसिन मिस्योन से पूछती है कि क्या वो ठीक है, जिस पर मिस्योन हाँ का जवाब देती है। कि तभी हम देखते हैं कि कंपनी का इमरजेंसी अलार्म बजने की वजह से पुलिस वाले भी वहाँ पहुँच चुके हैं और वो जल्दी मिस्योन के पास पहुँचने वाले थे। पर इस बात की खबर योनसिन को थी, इसलिए वह मिस्योन को अलर्ट कर देती है। कि तभी उस कमरे में पुलिस आ जाती है और वो मिस्योन को देखते के साथ ही गोली मार देती है। कि तभी पास ही में खड़ी योनसिन एक रोबोट के साथ बाहर निकल जाती है और ये देखकर वहाँ के एक पुलिस ऑफिसर को उस पर शक हो जाता है और वह उस कमरे का सीसीटीवी कैमरा चेक करने लगता है और उससे उन्हें पता चलता है कि उनका बकरा कट चुका है, क्योंकि योनसिन ने मिस्योन के दिमाग को पुलिस वाले के आने से पहले ही दूसरे रोबोट में ट्रांसफर कर दिया था और मौका देखकर वो वहाँ से निकल पड़ी और बेजानकर पुलिस वाले उनके पीछे आने लगते हैं। इधर योनसिन मिस्योन के साथ भागकर ट्रेन में बैठ जाती है ताकि वह जल्द से जल्द यहाँ से भाग सके। पर ट्रेन में उनका इंतजार पहले से ही सांगू कर रहा होता है और जैसे ही वह ट्रेन के अंदर आते हैं सांगू उन पर गन तान देता है और योनसिन को गद्दार कहकर उसे शूट कर देता है। पर ये देखकर मिस्योन के एआई को गुस्सा आ जाता है और वह सांगू को मारने लगती है और उसकी गोली छीनकर उसी के सर में उतार देती है और एक लात मारकर उसे दूर फेंक देती है। पर सांगू वापस उठता है और वो खुद को ट्रेन के मिरर में देखता है तो उसे खुद की सच्चाई मालूम पड़ती है और वो देखता है कि वह भी खुद एक एआई रोबोट है और ये जानने के बाद भी वो पागलों की तरह रिएक्ट करने लगता है और अपनी पूरी ताकत से हमला कर देता है। और इसी बीच पुलिस ऑफिसर भी वहाँ आ जाते हैं और मिस्योन पर हमला करने लगते हैं। पर मिस्योन यहाँ अकेले ही उन सभी का सामना करती है, एक एक करके सभी को हरा देती है और सांगू को ट्रेन से नीचे फेंक देती है, जिससे उसकी वहीं मौत हो जाती है। और अंत में हमें दिखाया जाता है कि योनसिन ने मिस्योन से कहती है कि वह कहीं दूर चली जाए ताकि उसे कभी भी ये कंपनी वाले ढूंढ ना पाए और ये सुनकर मिस्योन भी वहाँ से चली जाती है और इसी के साथ ये कहानी भी यहीं खत्म होती है। भाइयों, मैंने इस वीडियो को बनाने के लिए 24 आवर्स दिए हैं। अगर आप एक लाइक भी करते हैं तो मैं सोचूंगा कि मेरी मेहनत सफल हुई। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में।